ओके, वेलकम आप सभी का। और एक्चुअल में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टेस्ट नंबर थर्ड। और ये जो टेस्ट था ये वैसे तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी इन दोनों के लिए ही था। बट जूलॉजी के पेपर के अंदर आप पेपर सेकंड देखेंगे ना, तो वहाँ यूनिट नंबर जो थर्ड है उसमें टेक्निक्स और बायोटेक का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वैसे माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कोलोरोमेट्री मेनली इनके क्वेश्चन थे जो बॉटनी में भी आते हैं, जूलॉजी में भी आते हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं और इवन जो एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम है उसमें भी आते हैं। तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, अच्छा सेक्शन होता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सेक्शन है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सभी पेपर्स में क्वेश्चन है वो रूटीन वाइज यहाँ से होती है, तो वो तो आपको कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो हमारा एक प्रयास था कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको है ना इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर कराया जाए, उनको थोड़ा समझे, करीब से जाने। तो एक फ्री टेस्ट भी रखा गया था और आज हम है ना उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन की जो फाइल है वो भी आपको वीडियो में लिंक जो है ना वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऐप पे भी अवेलेबल रहेगी, फ्रीली आप उसको चेक कर सकते हो। और साथ में क्या है कि हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो वीडियो के बाद में भी आप उसको चेक कर सकते हो। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, जैसे एक ऑप्शन सही है बाकी 3 सही नहीं है, तो उनका क्या इशू है या वो क्वेश्चन को कहाँ तक और कैसे कनेक्ट करते हैं ना, वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी तरफ से द बेस्ट जो हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। जेन्युइन का मतलब ये कहीं से कॉपी कुछ भी नहीं है इनका, और टोटली पहली बार मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो एक प्रकार से ये कि खजाना जैसा है कि अगर आप इन पे काम कर सकते हो, इनके आंसर दे सकते हो, अगर यहाँ से आप स्कोर निकाल सकते हो, इसका मतलब आप अपने आप को एक राइट कैंडिडेट मान सकते हो कि आप एग्जाम्स के अंदर भी बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपना था कि रिजोल्यूशन पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कि माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर है वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो था वो तो थर्ड ऑप्शन है कि हम जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ना उसको चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा थिन का मतलब होता है बहुत ही पतले सेक्शन काटेंगे, तो जो है ना अलग अलग परतों में जो ऑर्गेनली होते हैं वो ओवरलैपिंग जो कंडीशन है उसका सॉल्यूशन हो सकता है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। ऐसे अगर हम गहरा स्टेनिंग करेंगे तो उससे भी क्या है कि है ना इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, रिजोल्यूशन इम्प्रूव नहीं हो सकता है ना। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किन्हीं पास पास के 2 पॉइंट्स को दूर करके सेपरेटली दिखा पाना, ये माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ही था। मैं एक बार के लिए क्वेश्चन को आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में करके बता देता हूँ ताकि आप और भी समझ पाएंगे। जैसे ऑप्शन फर्स्ट की लैंग्वेज था कि यूजिंग अल्ट्रा थिन, तो जो राइट अप है उसमें आपको मिलेगा कि अल्ट्रा थिन सेक्शन इम्प्रूव क्लैरिटी बाय रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, बट दे डू नॉट डायरेक्टली एनहेंस माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन पावर विच इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इमेज है वो आपको साफ दिख जाएगी लेकिन उसका रिजोल्यूशन चेंज नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, एक ही कलर की लाइट, तो दैट रिड्यूस क्रोमेटिक एब्रेशन इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी स्लाइटली बट इट्स इम्पैक्ट ऑन रिजोल्यूशन इज लिमिटेड, यानी कि रिजोल्यूशन में जो इसका फ़र्क हो सकता है वो नगण्य के बराबर ही आएगा। हाँ, इमेज की क्वालिटी वगैरह आपको थोड़ी ठीक लग सकती है। ऐसे अगर आप न्यूमेरिकल अपर्चर जो कि हमारा राइट आंसर था उसकी बात करेंगे
तो ये था कि न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब होता है कि हाउ मच लाइट जो है द लेंस कैन कलेक्ट एंड फोकस, कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है वो कितने लाइट को कलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हायर न्यूमेरिकल अपर्चर improves resolution by allowing fine details to be distinguished as per the resolution formula. Resolution is equal to lambda upon 2na. तो कहने का मतलब ये था कि रिजोल्यूशन पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है माइक्रोस्कोप्स के सेक्शन से, तो हमें उस चीज़ का पता होना चाहिए। ऐसे डार्क स्टैंडिंग का था कि वहाँ पे है ना कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव हो सकता है कि कोई चीज़ ज़्यादा गहरी है तो वो ज़्यादा है ना बिना एफर्ट किए आराम से दिख जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन एक एक क्वेश्चन को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, आप लोग इस फाइल से भी कर सकते हो। फिर था कि रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर और कंपैरिजन में दिया हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप के पावर से, तो ये लगभग 1000 गुना होता है। कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, वो जितना रिजोल्यूट करता है उसका 1000 गुना रिजोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है। ऑप्शन नंबर 3 की लैंग्वेज से आप इसको और क्लियर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व डिटेल्स डाउन टू 0.2 नैनोमीटर compared to around 200 नैनोमीटर फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो अगर आप 0.2 को 200 के कंपैरिजन में देखोगे तो ये 1000 गुना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्सेटिव एजेंट, कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं अपन तो वहाँ पे हम जो स्पेसिमेन तैयार करते हैं ना उसको हम फिक्स करते हैं, और कुछ केमिकल्स अपन फिक्सेटिव एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, देखो राइट आंसर वाइज ग्लूटाल्डिहाइड और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो होंगे, है ना। बाकी जो जैसे आप यूरेनियम है, लेड है, इनका इस्तेमाल अपन सेडिंग के लिए करते हैं, ना कि अपन फिक्सेशन के लिए करते हैं। ठीक है, हाँ देखो ग्लूटाल्डिहाइड आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि जो सैंपल में प्रोटीन्स होती हैं उनको आपस में बांधना, यानी कि क्रॉस लिंकिंग बिटवीन प्रोटीन, दैट इज बाय ग्लूटाल्डिहाइड। और ऐसे अगर हम मेम्ब्रेन के लिपिड्स की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन के लिपिड्स को फिक्स करने के लिए अपन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही जो कंपाउंड हैं, वन इज ग्लूटाल्डिहाइड, वो प्रोटीन्स के लिए फिक्सेटिव है, और जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये लिपिड्स के लिए फिक्सेटिव है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन ये था कि कौन सा माइक्रोस्कोप आपके अकॉर्डिंग अच्छा है अगर हम पोलन की जो भित्ति होती है ना, पोलन की भित्ति के ऊपर कुछ डिज़ाइंस होते हैं उनको अपन ऑर्नामेंटेशन या स्कल्पचरल पैटर्न बोलते हैं, है ना। तो पोलन की भित्ति की सतह जो होती है उस सतह के ऊपर जो डिज़ाइंस होती है उनका अध्ययन करने के लिए हमें सतह का अध्ययन करना पड़ेगा। तो दैट विल बी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, की सतह का अध्ययन है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होता है। इंटरनल डिटेल्स है वो ट्रांसमिशन से होती है ना। स्पिलिंग का, है ना, सरफेस रेप्लिका का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था कि जैसे पर्टिकुलर जो आपके पास स्पेसिमेन हो गया, जैसे पोलन हो गया, तो पोलन की भित्ति की, है ना, डिज़ाइंस, या आप कोई भी फाइन जैसे सीड लें उसकी सतह का आपको लेना हो, या कोई भी टिश्यू की सतह का अगर आपको इमेज प्राप्त करनी है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है। ठीक है, बाकी सबके जो है ना जो भी उनके डिस्क्रिप्शन है या क्वेश्चन से कनेक्शन है वो आपको लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एफर्ट यही करना चाहिए कि आपको हर ऑप्शन की सारी बातें क्लियर करनी चाहिए कि क्वेश्चन से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है ना। इसके बाद में था कि आपको जो गलत मैच है वो ढूंढना है,
जैसे मेम्ब्रेन की जो लीफलेट होते हैं, जैसे अपन लिपिड बाइलेयर लेते हैं तो उसमें 2 परतें होते हैं, उनको अपन लीफलेट बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन की लीफलेट का अध्ययन करने के लिए अपन फ्रिज फ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सही बात है। सेल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए अपन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे सतह का मामला आ गया, सीड कोड, इस बार जैसे पोलन था, अब इस बार सीड कोड लिख दिया, तो अपन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अगर किसी सेल के अंदर ऑर्गेनली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डायनेमिक्स। तो कोशिकांग आपस में या परस्पर जो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनल डायनेमिक्स। और उसको अपन फेज कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है उससे चेक नहीं कर पाते। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट इज गुड फॉर द लाइव सेल्स but lack the resolution to study the organelle dynamics in detail. Fluorescence microscope here that should be more better. ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस ये उठा के देखेंगे, या मतलब अगर सेम क्वेश्चन को जैसे लिविंग सेल कर दिया होता तब तो ये सही हो जाता है ना। तो ऑर्गेनली डायनेमिक्स यानी कि एक सेल के अंदर जो जैसे मान लो आप कह रहे हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन चेंज हो रही है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पे अपन को फ्लूसेंस माइक्रोस्कोप को ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है उसमें हम जब काम करते हैं तो हमारी ऑपरेशनल कंडीशन है वो क्या होती है, या उस समय पे हमें कौन सी कंडीशन मेंटेन करनी होती है। तो वहाँ पे एक तो आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन वाला होता है -194 डिग्री, और ये वैक्यूम के अंदर ऑपरेट किया जाता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, आपको डायरेक्टली चीज़ पता होनी चाहिए थी। ऐसे था कि जो फ्रिड जैर्निक, तो साइंटिस्ट का नाम है कि फ्रिड जैर्निक ने कौन सा माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। तो ये मान के चलिए कि कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा संभावित होता है जिसमें आपको साइंटिस्ट है उनके बारे में पूछना होता है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया है। बाकी जो है जैसे कॉन्फोकल है वो मेरविन मिन्स्के का है। ठीक है, और फ्रिज एच जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही मॉडिफाइड वर्जन है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे रुस्का एंड जो नॉल है उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो आप लैंग्वेज पे जाएंगे ना तो आपको और भी बेटर बेनिफिट है वो मिलेंगे, आप और चीज़ें सीख पाएंगे। हाँ, ये था कि इंटरफेरेंस बेस्ड जो ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन होता है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपना अपना जो इंटरफेरेंस होता है उसके आधार पे हम उनको देख पाते हैं। तो ये मतलब कहाँ हेल्पफुल होता है, तो जो अनस्टैंड लिविंग सेल्स होती है उनके लिए हम इसको काम में लेते हैं। आप इसकी लैंग्वेज से भी क्लियर करेंगे कि फेज कॉन्ट्रास्ट एंड डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट यूज लाइट इंटरफेरेंस टू विजुअलाइज ट्रांसपेरेंट अनस्टैंड लिविंग सेल। तो वहाँ आपको स्टैंड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना वो इस चीज़ को लेके बनाया गया। जैसे लिविंग सेल में तो आपको पता होता है कि हम फेज कॉन्ट्रास्ट काम में लेते हैं, लेकिन बात ये कि क्या आप उनको स्टैंड करते हो क्या, तो आंसर क्या है, नहीं, उनको स्टैंड नहीं करते। क्योंकि ऑर्गेनली का अपना अपना थिकनेस होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका अपना अपना इंटरफेरेंस होता है, वो उसी से समझ में आते हैं। ये था कि टाइम लैप्स्ड माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल क्या है। टाइम लैप्स का मतलब होता है अलग अलग टाइम के ऊपर हम कोई भी ना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी आपने अभी की, फिर थोड़ी देर बाद में की, फिर थोड़ी देर बाद में की, तो टाइम इंटरवल के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं ना उसको लेके। तो ऑब्जर्विंग लिविंग सेल्स, क्योंकि टाइम के साथ में जो चेंज अपन को मिलेगा वो स्टैंड सेल्स डेड होती हैं, फ्रोजन सेल्स डेड होते हैं, फिक्स सेल डेड होते हैं, तो उनमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो टाइम लैप्स माइक्रोस्कोपी तभी काम की है जब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वगैरह चेंजेस वगैरह होते हैं, तो दैट विल बी लिविंग सेल ओनली। ओके, ये आपसे पूछा गया था कि आपको ये बताना था कि जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप अपन काम में लेते हैं उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनका सही क्रम क्या है।
हाँ ना, जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का जो डिज़ाइन होता है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स उसके होते हैं वो किस क्रम के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन फिल्टर होता है पहले, उसके बाद में डाइक्रोमिक मिरर होता है, फिर एमिशन फिल्टर होता है। तो आपने जो क्लास के अंदर जो डायग्राम देखा था उस डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई हुई थी, लेबलिंग दिखाई हुई थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि हमें कंपोनेंट्स हैं उनके पता होने चाहिए। ओके, ऐसे था कि जो हमारा एपी फ्लुरेसेंस माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें आपको कौन सी बात ध्यान देनी थी, मैंने आपको क्लास में बताया था उसमें पे कि जब हम फ्लुरेसेंस की जगह पे एपी फ्लुरेसेंस वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम जिस डायरेक्शन से एक्साइटेशन की लाइट भेज रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर डिटेक्शन वाली लाइट वो जाती है। यानी कि एक्साइटेशन और डिटेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेम पाथ। दिस इज कॉल्ड एपी फ्लुरेसेंस, क्योंकि पहले अपन लाइट भेजते हैं एक्साइटेशन, फिर वापस वो रिफ्लेक्ट होती है, उसको अपन डिटेक्ट करते हैं, तो एक ही पाथ होता है। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन इतने सरल हैं, बट ये कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर होना चाहिए वरना अपन नहीं बता सकते। ठीक है, ये था कि इन ए फ्लुरेसेंस माइक्रोस्कोप है ना, जहाँ पे अपन फ्लुरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं, इमेज इज जनरेटेड ड्यू टू, तो जो भी हमें इमेज प्राप्त होती है वो किस वजह से होती है। लाइट ट्रांसमिट का कोई मतलब नहीं है, ट्रांसमिट वाला कनेक्शन तो अपन सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें स्लाइड लगाते हैं, स्लाइड में से आर पार लाइट जाती है उसका होता है। लाइट एब्जॉर्ब का कोई मतलब नहीं है, लाइट रिफ्लेक्टेड का मतलब नहीं है। लाइट वापस कितनी एमिट होती है, पहले वो सोखता है फिर वो छोड़ता है, दिस इज कॉल्ड एमिट नॉट रिफ्लेक्ट। तो कोई भी स्पेसिमेन है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सोखता है फिर उससे बड़ी वेवलेंथ की लाइट को छोड़ता है, तो छोड़ी गई जो लाइट होती है दैट इज एमिटेड लाइट, और उसको यूज करके फ्लुरेसेंस माइक्रोस्कोप है वो हमें एक पर्टिकुलर कलर के अंदर इमेज है वो प्रोवाइड कराता है। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है, दिस इज द फेलोइडीन, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो फंगस से प्राप्त होता है, तो फंगल एल्कलॉइड है, फंगल ड्रग है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपके साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं ना उनका पॉलीमराइजेशन रोकता है। तो साइटोस्केलेटन बाइंडिंग है एक प्रकार का कि साइटोस्केलेटन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जब आप स्टेनिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है कि सेल पूरा भी आता है, सेल के ऑर्गेनेली भी आते हैं, हमें अंदर की चीज़ें भी देखनी होती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी खास स्ट्रक्चर के लिए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि फ्लुरेसेंस सिग्नल गेट वीक विथ टाइम, कि समय के साथ जो फ्लुरेसेंस के सिग्नल आते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फोटो ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ ब्लीच आउट हो जाती है तो वहाँ जो होता है वहाँ से उसका हट जाना या उसका पर्टिकुलर वो वाला फंक्शन वो नहीं देना, यानी कि एक प्रकार से डिमिंग हो जाती है कि हल्का और हल्का चमक और हल्का चमक, ऐसे दिस इज कॉल्ड फोटो ब्लीचिंग। ओके, अगला क्वेश्चन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को लेके था, AFM, कि कैप्चर सरफेस फीचर, कि जब भी अपन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हमें सतह के जो इमेज है वो प्राप्त होते हैं, तो सतह के इमेज प्राप्त करने के लिए उसका कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो उसका सबसे आगे जो एक छोटा सा प्रोब अपन काम में लेते हैं वो जिम्मेदार होता है। हालांकि जो प्रोब है वो कैंटिलर के लास्ट किनारे के ऊपर लगा हुआ होता है, एक छोटा सा देखा था ना आपने, इसे कैंटिलर होता है और उसके आखिरी किनारे के ऊपर एक प्रोब लगी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के अंदर ही जो टिप होती है वो सिलिकॉन नाइट्राइड की टिप होती है, और वो सैंपल सरफेस की जो इमेज है उसको वो प्रोब से कैप्चर करता है। तो वहाँ उनकी दूरी कितनी होती है, तो ये 10 एंगस्ट्रॉन के डिस्टेंस पे वर्क करता है, राइट। तो ये डायरेक्टली आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज भी और डिस्टेंस वाइज भी। ऐसे था कि रेटिक्यूल क्या होता है ना, रेटिक्यूल क्या है
तो जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, इमेज को कैसे कैप्चर करते हैं वो टॉपिक जब अपन ने लिया था, तो वहाँ पे इमेज का मेजरमेंट करने का एक टूल होता है रेटिक्यूल, इमेज मेजरिंग टूल के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। ये लिखा ना कि रेटिक्यूल इज ए ग्रिड और स्केल इन द आई पीस फॉर मेजरिंग द ऑब्जेक्ट साइजेस, क्योंकि आपने एक क्लास के अंदर माइक्रोमीट्री पढ़ा है। हाँ, अगला क्वेश्चन था कि जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो हम माइक्रोमीट्री में काम में लेते हैं ना, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के अंदर जो डिविजन्स होते हैं है ना, वो दो डिवीजन के बीच में जो दूरी है वो कितनी होती है, तो दिस इज 0.01 मिलीमीटर ये डिस्टेंस होती है। तो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर भी अपन को पता होना चाहिए, उसकी डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि पीडीएफ, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो आपके सिलेबस का जो टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जब फाइनली हमारे पास कोई इमेज प्राप्त हो जाती है तो हमें उसको क्लासीफाई करना होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन इमेज, वहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इमेज को प्राप्त करना, इमेज को एनहेंस करना, इमेज को क्लासीफाई करना, ये सारे उसी सेक्शन में अपन लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसा है जब वो उसका डीके होता है तो नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन बीटा पार्टिकल एमिशन, तो बीटा के अलावा भी वहाँ पे होते हैं, तो दिस इज द 15 नाइट्रोजन N15 जो होता है। Nitrogen 15 is stable, not radioactive, so it does not decay at all, making it the correct choice. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए रेडियोएक्टिव एटम हैविंग नेगेट्रॉन एमिशन, तो जब कोई रेडियोएक्टिव कंपाउंड नेगेट्रॉन छोड़ता है ना, नेगेट्रॉन को जब वो एमिट करता है तो उससे क्या होता है, तो ये भी देखो हमने क्लास के अंदर समझा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो बढ़ जाता है, एक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखो रेडियो एक्टिविटी के काफ़ी सारे एंगल से इक्वेशन हो सकते हैं, ये भी एक एंगल हो सकता है। हाँ, ऐसे था कि जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो एक बैकरेल होता है रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, वो किसके बराबर होता है, तो 1 बैकरेल इज इक्वल टू 1 DPS, यानी कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, दिस इज विलियर्ड लीपे, तो रेडियो कार्बन डेटिंग, हालांकि वैसे फॉसिल्स वगैरह के लिए नॉर्मल क्वेश्चन अपन करते रहते हैं C14 C12 के बिहाफ के ऊपर, लेकिन टेक्निक इनकी दी हुई है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल स्मोक डिटेक्शन जो होता है कि जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है उसका डिटेक्शन करने के लिए हम कौन सा ट्रेसर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर काम में लेते हैं, दिस इज अमेरिकन 241 ट्रेसर, क्योंकि ये चीज़ पॉल्यूशन से जाके जुड़ती है और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि ड्यूरिंग है ना स्किंटिलेशन पार्टिकल, कि जब स्किंटिलेशन की बात होती है तो जो कोई भी पार्टिकल है वो क्या करता है, वो एक फोटोन को एमिट करता है, तो थोड़ा सा एमिशन वगैरह का अपन को देख लेना है, बेसिक चीज़ें ही अपन के पास होती हैं, वो अपन अच्छे से क्लियर करके रखें तो ज़्यादा ठीक है। ऐसे होता है कि रेडियोग्राम क्या होता है ना, ये रेडियोग्राम इज, तो ऑटो रेडियोग्राफी जो अपन ने टेक्निक पढ़ी है ना, उसमें जब अपन फोटोग्राफी फिल्म की बात करते हैं तो फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर जो सिल्वर डॉट्स का पैटर्न आता है ना उसको हम रेडियोग्राम बोलते हैं, तो पैटर्न ऑफ सिल्वर डॉट्स जो कि
जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड से निकलने वाली जो एमिशन है वो हमारी सिल्वर प्लेट के जो फोटोग्राफी प्लेट है उसके ऊपर धब्बे बनाती है। तो उन धब्बों का जो क्रम होता है वो एक्चुअली क्या है, रेडियोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन्स ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल हम क्या खोजने के लिए करते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए के लिए ये ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है वो काम में ली जाती है। रेप्लिकेटिंग डीएनए लूप टू एस्टिमेट क्रोमोसोम लेंथ। देन तक कि इनमें से कौन सा है जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जाम्पल नहीं है। तो जेल वाला, थिन लेयर वाला, पेपर वाला, इम्यूनो वाला वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है, उसमें भी बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अपने क्लास में इन सारी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इनको तैयार रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन एचडीएस पेज को लेके जो बहुत बार आता ही है कि सोडियम डोडोसिल सल्फेट के बाद में जब आप पेज करते हो तो वहाँ किस चीज़ का क्या मतलब ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि जो सोडियम डोडोसिल सल्फेट है वो प्रोटीन को क्या कर देता है, लीनियराइज कर देता है। तो अगर कोई प्रोटीन फोल्ड होने के बजाय सीधी होगी तो वो क्या है, डीनेचुरेशन है। तो प्रोटीन्स डीनेचर्ड स्टेज के अंदर आ जाती हैं, लीनियर हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ऐसी 2-3 बातें इसकी मेन बातें होती हैं। ठीक है, ऐसा था कि जो अपना आइसोटेकोफोरेसिस होती है उसके अंदर हम एक ट्रेलिंग इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं। ट्रेलिंग का मतलब जो पीछे पीछे चलता है। तो ट्रेलिंग इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा लेते हैं, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, यानी कि अपन ग्लाइसिनेट काम में लेते हैं। अब देखो जो क्लोराइड है वो तो लीडिंग होता है, वो तो आगे चलता है। ग्लाइसिनेट है उसकी मोबिलिटी कम है तो वो ट्रेलिंग हो जाएगा। सिलिकेट है उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। सुक्रोज है वो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वो अपन डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने में काम में लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है कि हम चीज़ों को सेडिमेंटेशन के बिहाफ के ऊपर सेपरेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन, तो वो किस पे आधारित है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें करेक्ट आंसर देना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होता है कि जब हम मान लो कि आपके पास मिट्टी और पानी से भरा हुआ गिलास है, उसको आप रख दें और वो धीरे धीरे पैंदे में बैठे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। हम तो कम समय के अंदर जानबूझ के पैंदे में उनको सेडिमेंट करवाते हैं, तो ग्रेविटेशनल नहीं है वो। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी हर जगह पे लगता है, लेकिन हम जो सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं उसके सामने वो नगण्य हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन की वजह से नहीं आ पाएगा। डेंसिटी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर्म, तो डेंसिटी है ना वो इसमें नहीं आएगा। मैन एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि हम जब उस मोटर को घुमाते हैं तो केंद्र से बाहर की तरफ जो फोर्स क्रिएट होता है उससे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। डेंसिटी से तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली डेंसिटी जो होती है वहाँ वो जाती है। Density affects separation, but the process depends on centrifugal force alone. अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, वो कितना लग रहा है, उसकी जो पावर है वो मैक्सिमम कब होती है, जब हमारी ट्यूब के अंदर पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है, यानी कि पार्टिकल एग्जिस्टिंग एट आर मैक्स। यानी जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब की बात करें तो ये आर मैक्स है सबसे दूर, क्योंकि आपका रोटेशन यहाँ से होता है, तो सबसे बड़ी दूरी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कौन सी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब आपने है ना डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा था तो हम क्या करते हैं, एक सेल के अलग अलग हिस्सों को जब हमें सेपरेट करना होता है तो सेल ऑर्गेनली को जब हम अलग अलग पैलेट्स के रूप में सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है।
सेल फ्रैक्शनेशन भी उसी प्रकार से होता है कि सेल के जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं उनको अपन सेंट्रीफ्यूगेशन से प्राप्त करते हैं, तो वो भी वही चीज़ है, सेपरेट सेल ऑर्गेनली बाई स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप का मतलब क्या होगा कि एक बार सबसे भारी चीज़ें, फिर और हल्की चीज़ें, फिर और हल्की चीज़ें, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। How one can isolate different biomolecules in separate bands in a single tube। तो एक ही ट्यूब के अंदर अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक ग्रेडियंट हो। और ग्रेडियंट लेने पे अपन क्या करते हैं, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, है ना। डेंसिटी ग्रेडियंट अपन को मेंटेन करना पड़ता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, उसका इन्वेंशन सबसे पहली बार किन्होंने किया, तो राइट आंसर विल बी एम स्वेट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी जब अपन करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो अपने साथ जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो एनलाइट होता है, उसको लेकर के जो जा रहा होता है, जैसे आप फिल्टर पेपर को दबाओगे तो फिल्टर पेपर में जो चढ़ रहा है वो सॉल्वेंट है, उसमें साथ में जो जा रहा है वो पिगमेंट है। तो पिगमेंट तो क्या हो गया, एनलाइट हो गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट कैरिंग एनलाइट उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इल्वेंट। तो ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, बहुत नियर बाई शब्द हैं। हाँ, पेपर क्रोमेटोग्राफी जब अपन करते हैं तो उसमें एक रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू होती है RF। वो किन पे डिपेंड करती है कि पिगमेंट सॉल्युबल कितना है और सॉल्वेंट चलता है कितना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उसमें एक कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि कैलकुलेट करके बताना था RF वैल्यू जब क्या है कि वह पर्टिकुलर पिगमेंट मूव्स 3 सेंटीमीटर। तो पिगमेंट तो अपना जा रहा है 3 सेंटीमीटर, जहाँ आपने स्पॉट लगाया था वहाँ से, ठीक है, इनिशियल पिगमेंट स्पॉट, और सॉल्वेंट जा रहा है वो 9 सेंटीमीटर तक जा रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना होता है कि दोनों के बीच में जो रेशियो वो निकालना होता है, दिस विल बी 3/9, 0.33। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिगमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.33। हाँ, ये कह रहा था कि सैंपल इज लोडेड एट कॉर्नर, कि जो क्रोमेटोग्राफी अपन करते हैं तो सैंपल की जो लोडिंग है वो हम एक कॉर्नर पे करते हैं। ऐसा हम कौन से क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, तो 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी जब अपन को करनी होती है तो वहाँ पे ऐसा किया जाता है, वरना अपन सैंपल को यहाँ बीच में लोड करते हैं तो सैंपल ऐसे चढ़ता है। और 2 डायमेंशनल करेंगे तो सैंपल है वो इस प्रकार से मूव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉलीइथाइलिनमाइन सेलुलोज जो होता है इज यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज के रूप में हम PEI का इस्तेमाल कब करते हैं, जब अपन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अपन को करनी होती है। देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चेक करेंगे, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो नॉर्मली अपन सिलिका काम में लेते हैं, पार्टीशन की बात करेंगे तो नॉर्मली अपन सिंपल सेलुलोज की बात करते हैं, ठीक है। और रिवर्स फेज की बात करेंगे तो वहाँ पे अपन को हाइड्रोफोबिक फेजेस काम में लेनी होती है। तो क्वेश्चंस का जो नीड है ना वो मतलब एकदम से बेसिक पॉइंट्स हैं बस वहाँ, और अपने एग्जाम का स्टैंडर्ड भी यही होता है। एग्जाम के अंदर भी बहुत डीप चीज़ नहीं आती है,
जो भी टॉपिक है उसका जो मतलब जनरल जो बात होती है वही आती है। हाँ, अब ऐसे था ड्यूरिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जब आप करते हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर आयन है ना, एक्सचेंजर्स, आयन एक्सचेंजर्स आर यूज्ड। तो आयन एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल अपन क्यों करते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट वाला जो आयन होता है उनको रिटेन करने के लिए अपन एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक बार जो आयन है वो होल्ड किया जाता है, उसके बाद में उसको वहाँ से हटाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब आप लैक्टिन का इस्तेमाल करते हो या लैक्टिन कहीं भी काम में लेते हो, लैक्टिन बेस्ड एफिनिटी कॉलम्स अगर आप करेंगे तो लैक्टिन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है। तो सरफेस के ऊपर अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसको ये कैच करेगा। सोल्यूबल शुगर्स ये होल्ड नहीं कर सकता, चार्ज से मतलब नहीं है, बैक्टीरियल प्रोटीन से मतलब नहीं है। लैक्टिन का कनेक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या होता है कि जो सेल होते हैं उसकी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ रहेगा। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है उसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास का होता है, चार्ज का होता है, पीएच का होता है, कलर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, कोलोरीमेट्री वगैरह होती है वहाँ पे कलर का मेंशन होता है, क्रोमेटोग्राफी में कलर का नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जूल्स डॉब्स्क इज नॉन टू इन्वेंट, तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, तो कोलोरीमेट्री इनके द्वारा इन्वेंटेड है। ऐसे था कि जो है ना, जो अपन लाइट संबंधी जो है ना फीचर्स होते हैं उसको अपन ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमीटर बोलते हैं। वो प्रोड्यूस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बताता है वो अपन को, है ना, वो एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब हम काम में लेते हैं और हमारे पास कोई भी सैंपल होता है और सैंपल ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस को कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करती है, तो देखो लाइट लेंथ ऑफ क्यूवेट, जैसे आपने एक क्यूवेट ले रखी है ना, उसमें आपने सॉल्यूशन ले रखा है, तो क्यूवेट की जो चौड़ाई है वो पाथ की लंबाई हो जाएगी, लाइट के पाथ की लंबाई हो जाएगी, तो वो तो करेगी। विड्थ जो है, हाँ ना, सॉरी ये तो इसमें सही नहीं आएगा, आपको इसमें ध्यान देना है कि लेंथ ऑफ क्यूवेट तो ये है, ये काम नहीं करेगी क्योंकि लाइट है उसमें से ऐसे जाती है। तो विड्थ ऑफ क्यूवेट है, ये काम करेगी। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रभावित करेगी एब्जॉर्बेंस को। ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ज़्यादा लाइट सोखेंगे, गाढ़ा सॉल्यूशन ज़्यादा लाइट सोखेगा, लाइट की वेवलेंथ है वो एब्जॉर्बेंस को प्रभावित करेगी। तो चौड़ाई है ट्यूब की, सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है और लाइट कौन सी है, ये तो प्रभावित करेंगी। जो नहीं करेगा वो होगा लेंथ ऑफ क्यूवेट, क्योंकि लेंथ ऑफ क्यूवेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विड्थ ऑफ क्यूवेट से हमारा मेजरमेंट होता है कि लाइट है वो इसमें से जाती है, और फिर इसमें जो भरा है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला है वो इसको मैटर करेगा। फिर इसमें से कौन सी लाइट जा रही है वो मैटर करता है। तो मैटर कौन नहीं करता ये पूछा गया था, दैट विल बी लेंथ ऑफ क्यूवेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग ए ट्रैकिंग डाई, कि हम ट्रैकिंग डाई डालते हैं उसका मकसद क्या होता है, सच एज ए ब्रोमोफिनॉल ब्लू जैसे अपन डालते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए एनालिसिस। तो अगर अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं डीएनए वाला, वहाँ पे अपन ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालते हैं एक ट्रैकिंग डाई के रूप में, तो उसका मतलब उसको डालने के पीछे मकसद क्या होता है, तो वो डाई क्या काम आती है, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोग्रेस होती है उसको अपन कलर के बिहाफ के ऊपर चेक कर सकते हैं।
है ना, कि डाई ब्रोमोफिनॉल ब्लू माइग्रेट विजिबली, क्योंकि उसके पास कलर है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन था कि जो आपका 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, इसको अपन 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स इन ए सेकंड डायमेंशन। तो फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन के अपन चार्ज के बिहाफ के ऊपर, सेकंड के अंदर अपन मॉलिक्यूलर वेट के आधार के उनको सेपरेट करते हैं। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था अपने पास कि विच फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सेपरेशन एफिशिएंसी, कि सेपरेशन की जो दक्षता है उनको कौन सी चीज़ प्रभावित करेगी ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको अपन PFGE बोलते हैं। तो वहाँ पे अपन लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो करंट है उसका इस्तेमाल होता है, तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसको प्रभावित करती है। क्योंकि जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वहाँ पे अपन कौन सी लाइट है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो उसको कंट्रोल करती है। तो ये तो देखो आपके पास एक है ना टेक्निक्स के लेके 50 क्वेश्चंस का रहा था। एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल था। साथ में जो स्टूडेंट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए एक कंप्लीट कोर्स है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी हो बॉटनी हो, है ना, दोनों हमारे रन हो रहे हैं। क्लासेस, टेस्ट, डिस्कशन ऑल इज गोइंग ऑन। फ्री टेस्ट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस पे एक बार काम करने के देखना चाहिए कि आप उसमें कितना कुछ कर पा रहे हैं। और एक बार के लिए टेक्निक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और बाकी जो कंटेंट हैं, कोर्सेज हैं, वो बेस द पावरपॉइंट जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। एक अच्छा जो लेवल होता है वो बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में ऐसे ही जाने से बढ़िया है कि आप मेहनत करके जाएं, तो एटलीस्ट जो सिलेक्शन उसकी श्योरिटी रहती है। तो अच्छे क्वेश्चन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना एक अच्छा कंटेंट होता है। तो राइट टाइम के ऊपर राइट चीज़ें आपको ना, इतने बड़े एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये सब करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी को।